नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का चंद्रा आईएएस की इस यूट्यूब के मंच पर। क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज अभी तक सीआरपीसी की क्लास चल रही थी। आज एक नया टॉपिक संविधान पे कुछ चर्चा करेंगे। बीच बीच में चूंकि सारे क्लास के लोगों को थोड़ा बहुत मिलता रहे, जो यूपीएसआई वाले हैं उनके लिए सीआरपीसी की कुछ क्लासें हो गई हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं। संविधान के कुछ पहलुओं पर लोगों की डिमांड थी, तो आज उस पर भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। संविधान बना कैसे, उसके कुछ उन पहलुओं पर थोड़ा बहुत आज शुरुआती चर्चा हम करेंगे। आज हम संविधान की जो मूलभूत चीज है, जिससे संविधान की बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जिसमें बहुत सारे केस लॉज हैं, उन पे चर्चा करेंगे। खासकर आज हम संविधान की शुरुआती उस पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे जिसको आप प्रस्तावना कहते हैं। तो आज हम संविधान की प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना के साथ साथ मित्रों उसको उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रियम्बल इसको कहते हैं, अंग्रेजी वाले ध्यान रखिएगा, इसको प्रियम्बल भी कहा जाता है, उद्देशिका भी कहा जाता है। अब आप समझिए, यहीं से दो चीजें निकल के आती हैं। इसमें ये जो प्रियम्बल वाला पार्ट है, प्रस्तावना वाला, इसमें आपसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। खासकर अगर इसको पढ़ाया जाए तो बहुत दिन लग जाता है, लेकिन फिर भी आप संक्षिप्त में हम बताने का प्रयास करेंगे। और इसमें बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, एक छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। आपको ये सारी चीजें आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ध्यान करिए, सबसे पहला सवाल जो आपसे बनता है, प्रस्तावना है क्या? तो एक सवाल यहाँ पे हम आपको बताते चल रहे हैं, साथ ही साथ नोट भी करते रहिएगा आप लोग कि ये है क्या। सबसे पहला सवाल प्रस्तावना पे बनता है कि इसको प्रस्तावना भी कहा जाता है, उद्देशिका भी क्यों कहा जाता है, प्रस्तावना क्यों कहा जाता है, यही ध्यान देना है। पहला सवाल इस पे बनता है, एक पॉइंट वाइज हम नोट कर रहे हैं। इधर दिख रहा है भैया, हाँ, कि ये प्रस्तावना ली कहां से गई। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, प्रस्तावना पे हम चर्चा करने के पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि प्रस्तावना का महत्व क्या है संविधान में। वजह ये थी कि शुरुआत में जब संविधान का निर्माण किया गया, तो किसी भी, जैसे आप किताबों का निर्माण करते हैं तो एक भूमिका रखते हैं, उसमें आप एक सबसे पहले एक विषय सूची रखते हैं कि आप यहाँ इतना पढ़ लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि किताब के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जब हमारा संविधान बना तो समस्या ये थी कि उस समय शिक्षित दर जो थी वो उतनी नहीं थी, लोग अशिक्षा से ग्रसित थे, अशिक्षा ज्यादा हमारे यहाँ थी। तो उस समय जो संविधानविद थे, जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उनका मकसद ये था कि आखिर प्रस्तावना को रखने का सिर्फ एक ये वजह है कि जिसके पास इतना समय ना हो कि वह पूरा संविधान पढ़ सके, वो सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना को ही अगर पढ़ लेगा भारत की, तो उसको ये पता चल जाएगा कि आखिर हमारे भारत का संविधान है कैसा। इन सब चीजों के लिए प्रस्तावना की जरूरत पड़ी, और आज वास्तविकता यही है कि प्रस्तावना को पढ़ करके आप ये जान सकते हैं कि भारत का संविधान का स्वरूप कैसा है, उसका स्रोत कैसा है, उसका उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों बनाया गया भारत के संविधान को। ये सारी चीजें आपको प्रस्तावना बताती है। शुरुआत कहां से हुई, एक डेट आती है प्रस्तावना पर। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा पिछली डेट पे चलेंगे। एक डेट आती है मित्रों 13 दिसंबर 1946। ये एक ऐसी डेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत ज्यादा सवाल आप पे इस पे बनते हैं। यहां पे हुआ क्या कि जब हमारी संविधान निर्मात्री सभा बनी, इसके पहले 1946 में जब आप उधर देखिए तो क्रिप्स मिशन आया, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया जिसमें स्टैफर्ड क्रिप्स वगैरह आए, अभी अलेक्जेंडर वगैरह आए। उन सब का सिर्फ पर्पज ये था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ये चीज माना जाने लगा कि अब हम भारत पर कब्जा ज्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे। जब ये देखा गया, वहां जब चुनाव हुआ, नई सरकार का गठन हुआ, तो वहां के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की भी यही इच्छा थी कि अब किसी तरीके से भारत को आजाद कर देना चाहिए। चाहे चर्चिल की बात ले लिया जाए, चर्चिल भी यही चाहते थे कि अब भारत को आजाद करना ही पड़ेगा, उस पर ज्यादा दिन तक नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। वजह यह थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन कमजोर हो चुका था तब तक, अब भारत पर उस पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था।
तो अब यहां पे हुआ क्या कि वो देना तो चाह रहे हैं कि ठीक भाई आप ले लीजिए, लेकिन हुआ क्या कि जब आप देखें तो हमारे यहाँ स्वराज अभियान भी चला। बाल गंगाधर तिलक को ले लिया जाए तो शुरुआत उन्होंने की कि स्वराज का मतलब क्या था। एनी बेसेंट वगैरह को देखा जाए तो होम रूल आंदोलन चला, तिलक भी होम रूल आंदोलन चला। इसका मकसद ये था कि हम अपने भारत की जो भी व्यवस्था है उसके जो नियम और कानून हैं हम भारत के लोग स्वयं बनाएंगे। आप जो हिज हाइनेस है, मतलब सॉरी हर हाइनेस आप कहते हैं, जो वहां की महारानी थी, जो वहां से बैठ करके कानून बनते थे भारत के लिए, वो जमीनी स्तर पर जो है बहुत ज्यादा लागू नहीं हो पाते थे और बहुत सारी समस्याएं आती थी। इस वजह से भारतीयों की मांग थी, महात्मा गांधी की मांग थी, बाल गंगाधर तिलक की मांग थी, दादा भाई नौरोजी की मांग थी, सबकी मांग थी कि जो भारत का संविधान है वो भारत के लोगों द्वारा बनाया जाए, आपके द्वारा ना बनाया जाए। अब उसी पर देखा जाए तो जब वहां पर ब्रिटेन में, जब आपको हमने बताया कि क्रिप्स मिशन देखेंगे आप, कैबिनेट मिशन देखेंगे, ये सब जब आए तो ये इसीलिए आए कि भाई हम आपको दे तो दें राज्य, आपको आजादी दे तो दें, लेकिन जो आप अपना संविधान बनाने की बात कर रहे हैं आखिर वो आपका संविधान होगा कैसा, आप चलाएंगे कैसे इस देश को, ये समस्या थी। और ये उनका षड्यंत्र भी हम मान सकते हैं कि षड्यंत्र भी उनका था कि कोई ना कोई बहाना मिले जरूर ताकि जाते जाते हम फूट डाल करके जाएं यहां से। लेकिन इतना आसान नहीं था। 13 दिसंबर 1946 की वो जो डेट थी, पंडित नेहरू का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू नहीं, कतई नहीं, चूंकि ये सवाल कभी कभी गलत हो जाता है। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मित्रों ध्यान रखिएगा, सॉरी इसको बोला जाता है उद्देश्य प्रस्ताव, एक प्रस्ताव पेश किया, उसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। इसको पेश किसने किया, यह सवाल पूछा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। इसका मकसद सिर्फ क्या था, मकसद में इसके बहुत सारे पॉइंट गिनाए गए कि हमारे देश का संविधान ऐसा होगा, संप्रभु होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, बहुत सारी चीजें गिनाई गई और ये चीजें उनके सामने रखी गई, कैबिनेट मिशन के सामने, ब्रिटेन की जो हिज हाइनेस की गवर्नमेंट थी उसके सामने, कि भाई ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, कुल मिलाकर जब भी हम अपना शासन चलाएंगे, अपना संविधान बनाएंगे, तो हमारे संविधान का जो उद्देश्य होगा इसी के अनुसार हम अपनी सरकार चलाएंगे। तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव में से बहुत सारी चीजें निकाली गई और मेरा बताने का मकसद ये था कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव से जो चीजें निकाली गई वही काफी चीजें प्रस्तावना में डाल दी गई और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम उद्देशिका पड़ा। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ये डेट बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। उस उद्देश्य प्रस्ताव का सिर्फ और सिर्फ ये कारण होता है, वजह होती है, उद्देश्य होता है कि हम अपने यहाँ का शासन ऐसे ऐसे चलाएंगे, भारत के संविधान का उद्देश्य ये होगा। ये सब करते हुए किसी तरीके से आगे आकर आप देखें तो 1947 में जाकर के हमारे यहाँ आजादी का वो दिन आया जो जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये तो 47 में जब हमको आजादी मिली तो संविधान तो बनना ही था, कुछ चीजें थी, संविधान निर्मात्री सभा बनी, उस पर भी हम एक दिन चर्चा करेंगे। संविधान कैसे बना, संविधान निर्मात्री सभा कैसे आई, कितने सदस्य थे, क्या क्या सवाल बनते हैं। यहां पर आप देखिए बहुत सारे सवाल आपके मिलेंगे। सबसे पहला आपको यह समझ में आया कि आखिर इसको उद्देशिका क्यों कहते हैं, इसको प्रस्तावना क्यों कहते हैं। प्रस्तावना का मतलब कि शुरुआती क्या पार्ट हैं हमारे संविधान में जिसको देख करके हम अपने संविधान की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। हमारे मन में एक ग्राफ बन सकता है कि हमारे देश का संविधान है कैसा। और उद्देशिका का नाम इसलिए पड़ा कि ये उद्देश्य प्रस्ताव का ही अंग थी। अब दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है, ये तो बात हुई इसके इतिहास की, दूसरा सवाल पूछा जाता है कि आखिर प्रस्तावना कहां से ली गई है। तो ध्यान रखिएगा, एक शब्द आता है अमेरिका और एक शब्द आता है मित्रों ऑस्ट्रेलिया। बहुत कंफ्यूजन होता है ये चीज ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे सवाल गलत होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रस्तावना की
कॉन्सेप्ट है, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि प्रस्तावना कहां से ली गई, तब तो अमेरिका है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया आपसे गलत होता है सवाल, ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ प्रस्तावना की भाषा ली गई थी मित्रों, प्रस्तावना नहीं ली गई थी। प्रस्तावना अमेरिका की देन है, अमेरिका से उधार लिया गया था। वहां पे लिखा हुआ है बी द पीपल ऑफ यूएसए, बी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, ठीक है। और वही चीजें आपके यहाँ उठा करके बी द पीपल ऑफ इंडिया रख दिया गया है, हैविंग सॉल्मनी रिजाल आगे चल करके एक्स्ट्रा करके आता है। तो आपका एक सवाल तो यहां गलत होता है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि प्रस्तावना कहां से ली गई है, तो ये अमेरिका से ली गई है। बहुत से लोग इस पे टिक करके चले आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना नहीं ली गई है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। तो एक सवाल इस पे ध्यान रखिएगा, ये गलत ना होने पाए। अब दूसरा सवाल बनता है कि प्रस्तावना जो है इसमें यह होता है हम भारत के लोग, शुरुआत जो हो रही है हम भारत के लोग, और फिर बहुत बड़ी प्रस्तावना है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य करके। आगे चल के एक शब्द आता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसको अधिनियमित अंगीकृत करते हैं, आत्मर्पित करते हैं। ये डेट मित्रों आपसे बहुत पूछी जाती है। ये है क्या डेट, ये कौन सी डेट है? प्रस्तावना में ये डेट लिखी गई है 26 नवंबर जो डेट है ये क्या है 1949 की। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार सवाल पूछता है। संविधान का जो निर्माण हुआ, संविधान के निर्माण की डेट है 26 नवंबर 1949। संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। ये डेट ध्यान रखिएगा, इसी दिन इसको पारित किया गया। यहां पे एक शब्द लिखा गया है अंगीकृत, अंगीकृत और अधिनियमित, अधिनियमित। दूसरा कहता है आत्मार्पित। अंगीकृत का मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना में ये बात लिखी गई कि हम आज संविधान को मान्यता दे देते हैं, भारत का संविधान पारित हो जाता है। अब यहां से दो चीजें पूछी जाती हैं। आज हम आपसे सिर्फ प्रस्तावना पे उन पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपसे ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। वास्तव में इस पे जब चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी, तब जब किसी दिन और मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे। आज हम उन पर चर्चा कर रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां दो सवाल पूछा जाता है, एक डेट 26 नवंबर 1949 है और एक डेट 26 जनवरी 1950 है। मित्रों आपको ध्यान रखना है यही, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ था, यहां पर क्या हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हुआ था, लेकिन बनके तैयार हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को। ये गलती कतई नहीं होनी चाहिए। बहुत बार ये गलतियां आप लोगों से हो रही हैं, कई लोग इस चीज को पूछ रहे हैं, कई बार ये गलतियां हो रही हैं लोगों से। तो आप ध्यान रखिए कि प्रस्तावना कहां से ली गई है, ये गलती ना होने पाए, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है, बन गया, और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हो गया। जो कुछ बचे थे, जैसे जम्मू कश्मीर का संविधान था, कुछ 5-6 साल बाद लागू हुआ, तो वो स्थितियों को छोड़ दिया जाए जो सामान्य स्थितियां हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान सामान्यतः लागू हो गया, कुछ अनुच्छेद छोड़ दिए गए, बाद में लागू हुए, संविधान संशोधन हुआ, कई सारी चीजें आई। तो ये रही प्रस्तावना की बात। अब आप देखिए कि आखिर प्रस्तावना है क्या। जो प्रस्तावना पे सवाल बनते हैं उन पर भी हम आपसे जिक्र करेंगे। एक चीज आती है, एक संशोधन आता है, एक केस आता है। थोड़ा सा भी हम संविधान की प्रस्तावना पे आपको एक ग्राफ बना दें जो आपके लिए बहुत जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना पर एक ग्राफ आपके लिए बहुत जरूरी है, प्रस्तावना का ग्राफ। इसको हम 3 पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं। एक यहां पे पॉइंट रख दे रहे हैं, एक पॉइंट यहां, दिख तो रहा ही होगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है संविधान में, ये देखिए। अब यहां से सवाल आपसे बनेगा,
एक तो सवाल बनता है संविधान का स्रोत, एक सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल यहां से बनेगा जो आपका कि हमारे संविधान का स्वरूप क्या है, स्वरूप क्या है। और तीसरा बनेगा जो हमारा संविधान बना है उसका आखिर उद्देश्य क्या है, क्योंकि उद्देशिका से ही तो ये चीजें निकल के आई। अब जो संविधान में जो संविधान का स्रोत है, यहां से जो मैं आपको ग्राफ बना रहा हूं, इसमें से आपसे कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। एक तो यहां आप लिख लीजिए भारत की जनता, भारत की जनता, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। और यहां दो सवाल पूछे जाएंगे, चाहे सिविल सर्विस वाले हो वो भी ध्यान दे दें, किसी भी अदर कंपटीशन वाले हो तो ध्यान दे दें। एक चीज पूछा जाता है, भारत में सर्वोच्च कौन है, ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वोच्च कौन है। इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है, भारत का संविधान। लेकिन जब कभी पूछे कि आखिर संविधान को पावर कहां से मिली, संविधान को पावर कहां से मिली, तो आपका जवाब होगा भारत की जनता। चूंकि सबसे पहला सवाल, सबसे पहला वर्ड संविधान का लिखा गया है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इसको बना रहे हैं। तो जब हम भारत के लोग ही बना रहे हैं तो पावर कौन दे रहा है संविधान को, हम ही भारत के लोग हो उसको पावर दे रहे हैं। तो कतई ये सवाल आपसे गलत ना हो, जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च कौन है, तो भारत में सबसे ऊंचे संविधान बैठा है। लेकिन इस संविधान को भी, संविधान की शक्ति का स्रोत, भाई संविधान का स्रोत भारत की जनता है, और ये भी आप कह सकते हैं संविधान की शक्ति का स्रोत। संविधान को पावर कहां से मिल रही है, तो ये इसका जवाब होगा जो भारत की जनता है ना मित्रों, यही संविधान को पावर दे रही है, यही संविधान को शक्ति दे रही है। क्यों दे रही है, आखिर पब्लिक वेलफेयर के लिए ही तो संविधान बना है, लोक कल्याण के लिए ही तो संविधान बना है। अगर लोक कल्याण ही नहीं हुआ, लोगों की अपेक्षाएं ही पूरी नहीं हुई, तो संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए जो भारत की जनता जो संविधान बनाएगी, आप देखते होंगे रोज तो अमेंडमेंट हो रहे हैं, रोज संशोधन हो रहा है, हर हफ्ते एक संशोधन आ जाता है। क्यों आ जाता है, नहीं आना चाहिए, एक बार संविधान बन गया तो बन गया। फिर भी कहा जाता है संविधान सबसे सर्वोच्च है, उसके बावजूद भी रोज उसमें तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। क्यों, क्योंकि जनता की डिमांड है, पब्लिक वेलफेयर को फुलफिल करना है। और जब पब्लिक वेलफेयर ही फुलफिल नहीं हो पाया तो संविधान का कोई मकसद नहीं रह जाएगा मित्रों। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब जब भारत की जनता को जरूरत पड़ेगी तब तब इसकी पावर में कमी या बढ़ाया जा सकेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो संविधान की शक्ति का स्रोत है वो भारत की जनता है। जब चाहेगी संविधान संशोधन हो जाएगा, जब चाहेगी नहीं होगा, क्योंकि है तो उसी के लिए। ठीक है, तो एक सवाल यहां से आपका क्लियर हुआ। दूसरा चीज आप देखिए कि हमारे आखिर संविधान में जो प्रस्तावना है, संविधान का जो ढांचा है, उसका स्वरूप क्या है। अब आप देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्वरूप में सबसे पहला कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आप देखिए उसकी एक एक वर्डिंग देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कितना बड़ा स्वरूप दिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। समाजवादी फिर क्या कह रहा है, समाजवादी के साथ साथ क्या कह रहा है, पंथ निरपेक्ष। फिर क्या कह रहा है, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक। और पांचवा क्या कह रहा है भैया, गणराज्य। 5 बातें कह रहा है। यही है भारत के संविधान का स्वरूप, यही है संविधान। इसीलिए प्रस्तावना रखी गई कि अगर आप इतने को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा भारत का संविधान कैसा है। अब इस पे तो एक एक चर्चा की जाए
तो एक एक वर्ड जब सिविल जज वालों को पढ़ाया जाता है, सिविल जज वालों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, जब सिविल सर्विसेज की क्लास चलती है तो एक वर्ड में 3-3 4-4 दिन लग जाता है, लेकिन वो यहाँ संभव नहीं है अभी आपकी क्लास में। लेकिन फिर भी एक संक्षेप में इसको समझिए। भारत के संविधान का स्वरूप क्या है? ये क्या कह रहा है? भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। इसका क्या मतलब है आप देखिए। चूंकि अभी तक भारत गुलाम था, भारत गुलाम था। जब जब भारत पे कोई संविधान बना है, भारत को चलाने के लिए कोई नियम बना है, तो किसने बनाया है? उसको बनाया है ब्रिटेन ने बनाया है, ग्रेट ब्रिटेन ने बनाया, इंग्लैंड ने बनाया, जिसने भी बनाया, मतलब भारत को चलाने के लिए नियम बना रहा है कोई दूसरा देश। ठीक है, आज उसकी सीमाओं की सुरक्षा, उसकी सीमाओं पर उत्तरदायित्व, उसकी सारी सीमाओं पर जो व्यक्ति खड़ा है वो कोई दूसरा देश खड़ा है। इसीलिए जब तक भारत गुलाम था तब तक भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा, जब तक भारत गुलाम था। लेकिन भारत अपनी गुलामी की दास्ता की जंजीरों को जैसे ही तोड़कर बाहर निकला, उसका सबसे पहला ये काम था कि भैया इतने दिन तक हम सबसे गुलामी जिए हैं, अब गुलामी में नहीं जिएंगे। और इसी स्वराज्य की तो बात हो रही थी, इसी उद्देश्य प्रस्ताव की ही तो बात हो रही थी। इसीलिए तो हम कट मर रहे थे 1857 से कि अब हम अपने देश का संविधान, अपने देश का नियम और कानून खुद से बनाएंगे। हमारे देश की जो सुरक्षा होगी हम खुद करेंगे, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को आप मान के चलिए, इसको एक वर्ड कहा जाता है संप्रभु राष्ट्र। संप्रभु राष्ट्र। भारत अब कैसा? 1947 के पहले भारत क्या था? एक अधीनस्थ था, किसी न किसी का अधीन था, ब्रिटेन का अधीन था। उस समय कॉमनवेल्थ का भले ही वो सदस्य था, लेकिन ब्रिटेन का गुलाम तो था ही मित्रों। जैसे ही 1947 में भारत को आजादी मिली, भारत का संविधान बनाया गया और ये कहा गया संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कि अब जब भी भारत का कोई कानून बनेगा तो इसमें किसी भी बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और इसका सीधा उदाहरण देखिए आप, जितने भी संविधान संशोधन हुए, यहां तक कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट हुआ, इतना विवादित मामला। क्या यह कानून बनाने के लिए भारत ने किसी दूसरे देश की मदद ली, किसी से सहयोग लिया, किसी से चर्चा की? नहीं किया। इस वजह से कि भारत खुद सक्षम है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, और संप्रभु राष्ट्र का मतलब ही होता है कि वह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों पर किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। वो पूर्णतया स्वतंत्र है, किसी दूसरे की दखल नहीं है। उसका आंतरिक मामला चाहे हो चाहे बाह्य मामला हो, दोनों ध्यान रखिएगा, आंतरिक मामला या बाह्य मामला। आंतरिक मामले का मतलब ये कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश या दो राज्यों के बीच का कोई मसला है तो वो बाहर से कोई दखल नहीं है। भारत पाकिस्तान का कोई मसला है तो भारत को किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है समझाने की या सहायता लेने की। तो इसका मतलब ही यही हुआ। अब ये जो देखिए, ये समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद है मुझे। दूसरा वर्ड है ये बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे बहुत सारे विचार भी आए हैं, बहुत सारे लोग आलोचना भी किए हैं। ये समाजवादी पार्टी वाला नहीं है। सबसे पहले तो ये ध्यान लीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी जिस आई थी जिस विचारधारा पे, वास्तव में वो समाजवादी ये था। लेकिन अब तो चूंकि हर राजनीतिक विचारधारा दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, हर राजनीतिक विचारधारा चाहे वो जो भी पार्टी हो। ये समाजवाद क्या था? समाजवाद का मतलब समझिए आप थोड़ा सा। समाजवाद का मतलब पूरी तरीके से देखा जाए तो पूंजीवाद के विरोध में था। समाजवाद का मतलब ही मित्र यह था कि राज्य का जो भी उत्पादन हो, चाहे सर्विस का उत्पादन हो, चाहे कोई गुड्स का उत्पादन हो, जो इकोनॉमिक्स वाले हैं वो सब जानते हैं, जो भी राज्य का उत्पादन है उस पर हर व्यक्ति का समान अधिकार हो, सबको बराबर बराबर मिले। और इसको अगर हम मार्क्सवाद से जोड़ के देखें, अगर हम मार्क्सवाद से देखें जो यूरोपियन समाजवाद था, यूरोपियन समाजवाद में अगर देखा जाए तो यूरोपियन समाजवाद से थोड़ा सा अलग था। यूरोपियन समाजवाद में अगर देखें हम, मार्क्स को अगर देख लें, मार्क्सवादी विचारधारा को,
तो मार्क्सवादी विचारधारा भी यही कहती थी कि भैया जिसके पास बहुत ज्यादा है उससे छीन करके लोगों में बांट दिया जाए। कोई अरबपति है और उसी के बगल कोई भिखारी बैठा हुआ है, उसको खाने कोई खाने बिना मर रहा है और कोई खा खा के मर रहा है। समस्या ये थी। मार्क्सवाद इसी का विरोधी था। मार्क्सवाद क्या कर रहा था, जो बड़े अमीर वर्ग थे उनसे चीजों को छीन करके गरीबों में बांटता था। और समाजवाद क्या कह रहा है, समाजवाद भी कह रहा है कि राज्य का जो भी उत्पादन है उसमें किसी को इतना और किसी को इतना ना दिया जाए, सबको बराबर दिया जाए। दोनों विचारधारा तो एक ही हैं, फिर मार्क्सवाद और समाजवाद में इतना बड़ा विरोध क्यों हुआ? ये जानिए क्यों हुआ इतना बड़ा विरोध। वजह यह थी मित्रों कि मार्क्सवाद जबरदस्ती लेता था, बल के दम पे लेता था, छीन के लेता था। हम छीन लेंगे, जो भी बुजुर्गा वर्ग हैं, जो भी अमीर घराने हैं, उनसे लड़ करके, मार काट करके, छीन करके लोगों में बांटेंगे। ये थ्योरी मार्क्सवाद की थी। लेकिन समाजवाद की थ्योरी थी तो वही, बस क्या था, अंतर कितना था, ये झगड़ा नहीं चाहता था, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। यह कानून बना करके, नियम बना करके, समझा बुझा करके समाजवाद ये चाहता था कि लोगों में समान वितरण लाया जाए। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण जमींदारी उन्मूलन। बहुत बड़े बड़े अमीरों की जमीन गरीबों में बांटी गई, लेकिन झगड़ा करके, लाठी के दम पर, गोली के दम पे नहीं। यही मार्क्सवाद करता तो गोली मार करके ले लेता, लेकिन समाजवाद ने किया, कैसा किया, कानून बनाकर किया। समाजवाद जो है हमारा, ये यूरोपियन समाजवाद से नहीं बल्कि ये गांधीवादी समाजवाद है। गांधीवादी समाजवाद है। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय पंडित नेहरू को जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया, उदारवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया कि भैया थोड़ा तुम भी खाओ, थोड़ा हम भी खाएं, सब लोग मिलकर के साथ चलें। ये जो व्यवस्था थी, ये है हमारा समाजवाद। इस पे कभी विस्तृत में चर्चा करेंगे। अब ये तीसरा वर्ड देखिए। तीसरा वर्ड क्या है, ध्यान रखना है। हाँ, तीसरा वर्ड ये है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है मित्रों? पंथ माने होता है रास्ता और निरपेक्ष माने होता है किसी विशेष रास्ते पर ना चलना। मतलब क्या, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, एक सबके लिए। भारत अभी तक क्या, ये क्या है पंथ निरपेक्ष? इसी को कहा जाता है धर्म निरपेक्ष। मतलब क्या, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत का सिर्फ धर्म है भारतीयता। ये ना तो हिंदू राष्ट्र है, नेपाल हिंदू राष्ट्र है, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, बहुत सारे देश इस्लामिक कंट्री कहे जाते हैं, लेकिन भारत ना तो हिंदू राष्ट्र है और ना ही मुस्लिम राष्ट्र है, ना क्रिश्चियन है, कुछ नहीं है। भारत क्या, कैसा राज्य है? पंथ निरपेक्ष है। सेकुलर वर्ड बहुत खतरनाक लोगों को लगता है। चुनाव के समय सेकुलर वर्ड जो है जहर के समान फैलता है, खासकर मीडिया की तरफ से देखा जाए तो। ये जो सेकुलर वर्ड है ये वास्तव में जहर फैलाता है, और हमारी कुछ तो मीडिया की देन होती है, कुछ नेताओं की देन होती है। लेकिन क्या सेकुलर रहना बुराई है? सेकुलर क्या मतलब, आप अपना खाओ, आप अल्लाह को पूजो, हम भगवान को पूजे, दोनों लोग साथ साथ चलो। लेकिन समस्या यही तो हमारा पंथ निरपेक्ष कह रहा है कि भैया हम अपने रास्ते चल रहे हैं, दोनों रास्ते अलग अलग हैं, आप लोग चलिए। बस ये है कि भारत को ये नहीं कहा कि आप हिंदू वाले रास्ते पे चलिए, आप इस पे चलिए। सरकार का उत्तरदायित्व क्या है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शुरू में पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को, भारत सरकार को किसी भी धर्म को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मतलब क्या कि धर्म से उसको निरपेक्ष होना चाहिए। हर व्यक्ति, जनता अपने हिसाब से धर्म को चुने, जैसे चाहे वैसे करे। लेकिन वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कुछ रूलिंग है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसने कहा कि भारत सरकार हो या कोई भी सरकार हो, सरकार को हर धर्मों को बढ़ावा देना चाहिए। इसका मतलब क्या कि अगर माघ मेले पर, कुंभ मेले में अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं तो आप हज की भी सब्सिडी दें, सबको साथ लेके चलें, ये व्यवस्था है। लेकिन किसी एक को आगे ना बढ़ाया जाए, यही तो हमारा धर्मनिरपेक्ष है, यही भारत की खासियत है। चाहे जो भी पार्टियां आती हैं, अच्छा ये वोट बैंक का सबसे अच्छा ये साधन मिल गया है,
चाहे वर्तमान स्थिति रही हो या हमेशा की स्थिति। ये धर्मनिरपेक्षता शुरू में भाई इतना ही सबको समस्या है, चाहे वो जिस पार्टी के लोग हों, वर्तमान समय की सरकार हो या पिछली सरकार हो, किसी भी तरफ जाना हो तो इसको संशोधन करके हटा दो भाई, इसको हटा दो, फिर चाहे तो कि धर्मनिरपेक्ष रहेगा भारत। एक तरफ रोज का रोज जातीय हिंसा हो रही है, तो ये स्थितियां ठीक नहीं है। चलिए इसमें हम बहुत ज्यादा यहाँ पे भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुल मिला के मान लिया जाए कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब भारत किसी भी धर्म विशेष को प्रश्रय नहीं देता, वो सारे धर्मों को बराबर लेके चलता है। ये क्या है ये शब्द? लोकतंत्र। लोकतंत्र ये है जनता का शासन। जनता का शासन का मतलब ये अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा आती है, बी द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब क्या कि जनता का शासन, जनता के लिए शासन, और शासन कौन करेगा? जनता ही करेगी। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी शासन नहीं कर रहे हैं, भारत की जनता शासन कर रही है। लोकतंत्र यही है, जिस दिन कोई बदमाशी करेगा, संविधान में सबसे बड़ी स्रोत कौन है, सबसे बड़ी पावर भारत की जनता, उस दिन तक था पलट जाएगा, चाहे जो शुरू से इतिहास आया है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जनता ही सर्वोच्च होगी, जनता ही चुनेगी और जनता का शासन होगा, उसमें किसी एक राजवंश जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी का शासन नहीं होगा। गणराज्य क्या है मित्रों? इसकी अंग्रेजी होती है रिपब्लिक। ये है गणराज्य, उसको कहते हैं कि जैसे वंशानुगत शासन नहीं हो। बहुत सारी पार्टियों में आपने देखा परिवारवाद की स्थिति है, मतलब आज भी लोग चाह रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी राज चलता रहे, लेकिन भारत की जनता उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी राज करने नहीं दे रही है। क्यों? वजह यह है, और जरूरी भी है, गणराज्य है भारत। गणराज्य का मतलब यह है कि जो राज्य का प्रधान होगा, देश का प्रधान होगा, उसको वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आएगा, अम्मा पप्पा के पहले लड़के हैं तो वो भी बन गए, नहीं, उसको चुनेगा कौन? भारत की जनता। तो ध्यान रखिएगा, गणराज्य का मतलब यह है कि कोई भी शासक पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगा, वो जिसको जनता चुनेगी या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जिसको चुनेंगे वही उस पर शासन करेगा। अन्यथा कोई भी बपौती वंशानुगत कोई पद नहीं है। तो गणराज्य रखा, लोकतंत्र रखा, पंथ निरपेक्ष रखा, समाजवाद रखा, और पूरी तरीके से ये अपने को संप्रभु राष्ट्र रखा। ये भारत के संविधान का स्वरूप है। तो ये चीजें आप लोग समझ गए कि आखिर संविधान का हमारे स्वरूप क्या है। स्वरूप में आप समझ गए कि ये स्वरूप कैसा है। अब ये चीजें थोड़ा सा संक्षेप में इसको भी समझ लीजिए, किसी दिन पूरी क्लास में इसको विस्तृत में इसका लेक्चर रहेगा। इसको समझिए कि आखिर हमारे संविधान का जो ये सारी चीजें बनी हैं, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य भी समझ लीजिए। इसका उद्देश्य सबसे पहले कहता है कि व्यक्तियों को न्याय दिलाना, उसके बाद कहता है स्वतंत्रता दिलाना, स्वतंत्रता, फिर कहता है समानता दिलाना, फिर वो कहता है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और बंधुता। दो शब्द, इतने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, बंधुता। ये जो शब्द है इसको ध्यान रखिए, ये हमारे उद्देश्य है। संविधान का उद्देश्य क्या है, ये चीज ध्यान रखना है। संविधान का, अभी तक आपने देखा कि संविधान का स्वरूप क्या था, अब आप देखिए कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमारे संविधान का उद्देश्य है न्याय प्रदान करना लोगों को। अब न्याय में भैया कुछ चीजें आ रही है। न्याय कितने प्रकार का हो रहा है, इधर दिख रहा है। न्याय हो रहा है 3 प्रकार का। एक तो आपका हो रहा है सामाजिक, दूसरा हो रहा है आर्थिक, और तीसरा हो रहा है राजनैतिक न्याय। 3 तरीके के न्याय होते हैं। सामाजिक न्याय क्या है? छुआछूत की प्रथा खत्म हो जाए, कोई ऊंच नीच का भेदभाव न रह जाए, जो समस्याएं हैं, सब लोगों में समान विचारधारा आ जाए। विचारधारा का मतलब ये कि कोई ना तो उच्च रहे ना कोई निम्न रहे, सामाजिक द्वेष जितने हैं, सामाजिक जो समान असमान विचारधारा है लोगों में, खासकर छुआछूत के मामले पे देखा जाए तो ये था कि सबको सामाजिक न्याय मिल जाए। हर व्यक्ति, जो छुआछूत की प्रथा थी कि कोई किसी के घर बैठेगा नहीं, मतलब शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीने लगे, ये सामाजिक न्याय की अवधारणा थी।
आर्थिक न्याय की अवधारणा क्या थी? आर्थिक न्याय की अवधारणा पे मैंने समाजवादी की बात की। ध्यान रखिए, ये समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह वाली नहीं, ये समाजवाद की मैं बात कर रहा हूं। इसका मकसद सिर्फ यह है आर्थिक न्याय का कि जो भी राज्य का उत्पादन हो सबको समान न्याय मिल रहा है तो आर्थिक न्याय भी मिले। ऐसा नहीं है कि 15 लाख रुपए के चक्कर में किसी को 10 करोड़ मिल गया और किसी को कुछ नहीं मिला, या राज्य ने कोई ऐसी योजना दे दी जिस योजना में 100 लोगों को उस योजना का लाभ मिला और 1000 लोग भूखे रह गए। इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्थिक न्याय का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि राज्य द्वारा उत्पादित जो भी चीजें हैं, राज्य जो भी योजना का आवंटन कर रहा है उसमें हर व्यक्ति को बराबर भागीदारी मिले। और राजनीतिक न्याय क्या है मित्रों? राजनीतिक न्याय यह है कि राजनीतिक न्याय का मकसद 2 लगाया जाता है। एक तो यह लगाया जाता है कि चाहे सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है और चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मतलब हर व्यक्ति को राजनीति में जो घुसने का, शासन करने का अवसर मिलना चाहिए, ये राजनीतिक न्याय है। और एक अर्थ यह भी लगाया जाता है कि चाहे गांव का कोई बेहद गरीब आदमी हो या देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हो, सबके वोट की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। वोट एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी वोट देंगे तो उनके वोट की वैल्यू 100 होगी और गांव का गरीब देगा तो 1 होगी। नहीं, दोनों के वोट की वैल्यू एक ही होगी, गिनती दोनों की एक ही होगी। तो कभी कभी राजनीतिक न्याय का मकसद इससे भी लगाया जाता है और राजनीतिक न्याय का मकसद इससे भी लगाया जाता है कि हर व्यक्ति को शासन सत्ता में भागीदारी का पर्याप्त अवसर मिले। सोने की चम्मच लेने वाला चाहे इटली में पैदा हुआ आदमी, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहे तो ख्वाब देख सकता है, और रेलवे स्टेशन पे तथाकथित जो भी हो, जो भी कहा जाता है चाय बेचने वाला व्यक्ति, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये राजनीतिक न्याय है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के न्याय प्रदान करने की बात होती है। स्वतंत्रता की बात है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रखा जाए, लेकिन हाँ, इस पे हम चर्चा करेंगे जब आपसे मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता आपको मिली है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप स्वच्छंद हैं। आप पर रिस्ट्रिक्शन भी है। आपको सरकार के खिलाफ बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन दंगा फैलाने का अधिकार नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने बीच में चुनाव के समय होता था कि आप सरकार की बुराई कर देते थे तो कुछ तथाकथित जो पार्टी के रहते हैं, समर्थक हैं या विरोधी हैं, वो आपको तय करते तुरंत, भाई आप पाकिस्तान चले जाओ या आप देशद्रोही हैं। उस मामले पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की आलोचना करना देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। तो आपको स्वतंत्रता है बोलने की, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि आप देश में विभाजन करवा दें। ठीक है, समानता की बात है। समानता की बात हमने कही, तीनों तरीके की समानता है। हर व्यक्ति को समान रखने की बात की गई है। अनुच्छेद 14 से 18 तक आप देखेंगे मूल अधिकार में, वो सब समानता की ही बात करता है। व्यक्ति की गरिमा की बात पहले तो उतनी नहीं थी। हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। 1978 में जो मेनका गांधी का केस आया, उस केस में कह दिया गया कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, इसके पहले डिग्निटी वर्ड नहीं यूज किया गया था। हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन वो जीवन कैसे होना चाहिए? सम्मान पूर्वक जीवन होना चाहिए। ठीक है, और एकता और बंधुता क्या है कि हर व्यक्ति एकजुट रहें। बंधुता का मतलब सब में समान भाईचारा हो। ये हमारे संविधान का उद्देश्य है मित्रों। इतना पवित्र उद्देश्य हमारे संविधान का है तो आप सोच सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने कितनी अच्छी सोच थी कि हमारे भारत का संविधान कितना अच्छा बने, जिसका स्वरूप इतना अच्छा है, जिसका उद्देश्य इतना अच्छा है, और जिसमें सबसे बड़ी स्रोत भारत की जनता ही है। वो संविधान वास्तव में अच्छा तो होगा ही। तो ये रही संविधान की बातें। अब इसमें 2 चीजें आती हैं। अब इस पे संशोधन की जो बात आएगी वो किसी दिन और किसी लेक्चर पे चलाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, वो अगले क्लास में आपको बताएंगे। आज मैं आपको प्रस्तावना के बारे में हमने बताया। कुछ सवाल हैं, बहुत सारे सवाल अभी बचे हैं, इसके लिए एक लेक्चर की और जरूरत है। तो आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस पे जो भी चीजें नोट किए हैं उसको पढ़ते रहिए, और जो भी सवाल हो वो भी पूछिए तो हम उसका भी जवाब देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।